नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। मैया सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिलाओं के लिए एक राहत की खबर है। क्रिसमस पर्व को देखते हुए नवंबर महीने की 2500 रुपए मिलने के बाद अब नए साल में दिसंबर महीने की किस्त भी मिलने वाला है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के अनुसार दिसंबर माह की 17वीं किस्त जनवरी में सोहराय और टूसू पर्व के मौके पर जारी की जा सकती है, ताकि त्योहार के समय महिलाओं को आर्थिक राहत मिल सके। निदेशालय ने साफ किया है कि फरवरी 2026 तक की राशि विभाग के पास उपलब्ध है, इसलिए आगे की किस्तों में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। झारखंड पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया। राज्य सरकार ने 6 आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति देते हुए कुल 18 आईपीएस की नई पदस्थापना की है। इससे संबंधित अधिसूचना बुधवार की देर रात जारी कर दी गई। मनोज कौशिक को एडीजी रैंक में प्रोन्नति देकर सीआईडी का एडीजी बनाया गया है। वे रांची जोन के आईजी का प्रभार भी संभालेंगे। अजय लिंडा को आईजी रैंक में प्रोन्नति देकर सीआईडी आईजी बनाया गया है। नौशाद आलम को स्पेशल ब्रांच डीआईजी, किशोर कौशल को पलामू डीआईजी और अंजनी झा को हजारीबाग डीआईजी बनाया गया है। मोहम्मद अरसी को होमगार्ड डीआईजी, आनंद प्रकाश को बोकारो डीआईजी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा श्रीकांत सुरेश राव खोत्रे सिमडेगा के एसपी बनाए गए। कैलाश करमाली को होमगार्ड एसपी, शिवम प्रकाश को राज्यपाल का परिसहाय, जबकि निखिल राय और श्रुति एसीबी में एएसपी बनाए गए हैं। जैप में भी बड़ा बदलाव कर दिया गया। अविनाश कुमार जैप 7, दीपक कुमार जैप 5, मजरुल होदा जैप 8 कमांडेंट बने हैं। राजेश कुमार को झारखंड जगुआर में एसपी, रोशन गुड़िया को सीआईडी एसपी और श्रीराम सम्मत को एसीबी का एसपी बना दिया गया। इस फेरबदल से राज्य में पुलिसिंग और प्रशासनिक कार्य प्रणाली और मजबूत होने की उम्मीद है। मैया सम्मान योजना में पिछले 11 महीनों से नई महिलाओं की एंट्री बंद है, लेकिन जैसे ही किसी लाभुक महिला की उम्र 50 साल पूरी हो जा रही है, उसका नाम अपने आप पोर्टल से हटा दिया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक प्रत्येक महीने 8,000 से लेकर अधिकतम 20,000 तक लाभुकों के नाम कट रहे हैं। सिर्फ उम्र पूरी होने के कारण अब तक 1,33,776 महिलाओं के नाम हट चुके हैं। जिलावार आंकड़ों की बात करें तो गिरिडीह में 12,000 से अधिक, रांची में 10,000, धनबाद में करीब 9,800 और बोकारो में 8,000 से ज्यादा लाभुकों के नाम कट चुके हैं। इसके अलावा हजारीबाग, देवघर, पलामू, दुमका, गोड्डा और गढ़वा जैसे कई जिलों में हजारों लाभुकों के नाम हटा दिए गए। दूसरी ओर राज्य भर में करीब 2.5 लाख नए आवेदन अब भी लंबित हैं, जिन्हें योजना में जोड़ा नहीं जा रहा। स्थानीय स्तर पर पोर्टल खराब होने की बात कही जाती है, लेकिन जानकारों का दावा है कि राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के नए लाभुकों के नाम जोड़ने पर अघोषित रोक लगा रखी है। नियम के अनुसार 18 से 50 साल की महिलाएं इस योजना की पात्र हैं, लेकिन फिलहाल योजना में सिर्फ एग्जिट का रास्ता खुला है। दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली नीमूसलाइड दवा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नीमूसलाइड की 100 mg से अधिक डोज वाली सभी ओरल यानी खाने वाली दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नीमूसलाइड एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवा है, जो दर्द को कम तो करती है, लेकिन ज्यादा डोज लेने से लीवर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। यह प्रतिबंध सिर्फ हाई डोज नीमूसलाइड पर लागू होगा। कम डोज की दवाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी। सरकार ने दवा कंपनियों को आदेश दिया है कि 100 mg से अधिक डोज वाली नीमूसलाइड का प्रोडक्शन तुरंत बंद कर दिया जाए। जो दवाएं पहले से बाजार में हैं, उन्हें वापस मंगाने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि नीमूसलाइड के जानवरों में इस्तेमाल पर 11 महीने पहले ही पूरी तरह रोक लगाई जा चुकी है। 20 फरवरी 2025 को इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। सरकार का साफ कहना है कि दवाओं का इस्तेमाल सुरक्षित मात्रा में किया जाए, ताकि मरीजों की सेहत खतरे में न पड़े। राज्य में आधार सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए आधार सेवा केंद्र चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। पहले चरण में जमशेदपुर और धनबाद में एक आधार सेवा केंद्र खोला गया है, जहां पर 8 काउंटर बनाए गए हैं। दूसरे चरण में बोकारो, देवघर और हजारीबाग में आधार सेवा केंद्र खोलने की योजना है, जिसके लिए यूआईडीएआई के अधिकारियों ने स्थलों का निरीक्षण भी कर लिया है। तीसरे चरण में दुमका, गिरिडीह और गोड्डा में नए आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों में 4-4 काउंटर बनाए जाएंगे, जहां पर नया आधार कार्ड बनवाने के साथ साथ आधार में सुधार की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि राज्य में करीब 3,600 आधार केंद्र और काउंटर कागजों में मौजूद हैं, लेकिन इनमें बड़ी संख्या में या तो बंद हैं या पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल 2,500 केंद्रों पर आधार से जुड़े काम हो पा रहे हैं, जिसके कारण संचालित केंद्रों पर भारी भीड़ और लंबी कतारें लग रही हैं। राजधानी रांची के कांटाटोली स्थित मंगल टावर आधार सेवा केंद्र में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है, जहां पर सुबह 7 बजे से लोगों की लंबी कतारें लग जाती हैं और कई आवेदकों का न तो नया आधार कार्ड बन पा रहा है और न ही जरूरी सुधार हो पा रहा है।
भारतीय रेलवे की अत्याधुनिक तकनीक ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने कोटा नागदा सेक्शन पर पूरी स्थिरता के साथ 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में ट्रेन के अंदर पानी भरे गिलास एक के ऊपर एक स्टैक किए गए हैं। ट्रेन जब 180 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रही होती है, मोबाइल स्क्रीन पर स्पीड 182 तक दिखती है, लेकिन हैरानी की बात है कि गिलास से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरता। इसे वाटर टेस्ट कहा जा रहा है, जो ट्रेन की बेहतरीन इंजीनियरिंग, संतुलन और उच्च तकनीक का सीधा प्रमाण है। रेल अधिकारियों का कहना है कि यह ट्रायल भविष्य की हाई स्पीड रेल यात्रा को और सुरक्षित, आरामदायक और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 2025 के अंतिम दिन गढ़वा डीसी दिनेश कुमार यादव ने बड़ी कार्रवाई कर दी। चिनिया के बाद दूसरी कार्रवाई में उन्होंने फिर एक पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए पंचायत सचिव को केतार भेजा गया है। साल के अंतिम दिन यह कार्रवाई भंडरिया प्रखंड में की गई। डीसी ने कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव परमाराम को निलंबित कर दिया है। दरअसल 27 दिसंबर 2025 को डीसी ने भंडरिया प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया था, जहां कार्यालय से गायब रहने और दूसरे जगह से बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने का खुलासा हुआ था, जिसके बाद डीसी ने पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण की मांग की और बड़ी कार्रवाई करते हुए साल के अंतिम दिन डीसी ने पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। उपायुक्त ने कहा है कि सरकारी कार्यों में लापरवाही, अनियमितता और अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गड़बड़ी के मामलों पर कार्रवाई जारी रखने की बात डीसी ने कही है। नए साल की शुरुआत ज्योतिषीय दृष्टि से खास और शुभ मानी जा रही है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार नव वर्ष के पहले दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो समृद्धि, उन्नति और स्थिरता का प्रतीक है। इसके साथ शुभ योग और रवि योग का संयोग लोगों के आत्मबल, निर्णय क्षमता और सफलता को बढ़ाएगा। गुरुवार होने के कारण इस दिन गुरु प्रदोष व्रत भी रहेगा, जिसका धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। दिन भगवान विष्णु को और तिथि भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है। खास बात है कि नववर्ष पर दुर्लभ चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जिसमें सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र एक साथ धनु राशि में गोचर करेंगे। इस योग से धन, शिक्षा, करियर और संबंधों में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिलते हैं। चंद्रमा की स्थिति भी अनुकूल रहने से मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर नया साल धार्मिक और ज्योतिषीय रूप से शुभ संजोगों के साथ शुरू होने वाला है। पलामू जिले के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका आ गया है। कल्याण विभाग के अधीन पलामू जिले के अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन लिया जाएगा, जहां पर विभिन्न विषयों के लिए 30 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कौआखो, चैनपुर, हरिहरगंज, पलामू, लेस्लीगंज और डुमरी छतरपुर के अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय के लिए विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए पद रिक्त हैं। आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी डाक के माध्यम से जिला कल्याण कार्यालय पलामू में आवेदन जमा कर सकते हैं। आपको बता दें, पीजीटी में एससी के 2, बीसी के 1 और सामान्य के 2 पद रिक्त हैं। इसी तरह टीजीटी में एससी के 4, एसटी के 1, बीसी 1 के 1, ईडब्ल्यूएस के 1 और सामान्य वर्ग के 5 के अलावे पीआरटी में एससी के 1, एसटी के 2, बीसी 1 के 1, बीसी 2 के 1, ईडब्ल्यूएस के 2 और सामान्य वर्ग के 6 पद रिक्त हैं। इस बहाली से संबंधित अधिक जानकारी पलामू जिला प्रशासन की वेबसाइट palamu.nic.in के रिक्वायरमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। रांची के रिम्स आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए एक राहत की खबर है। रांची के रिम्स स्थित पावर ग्रिड विश्राम सदन का संचालन 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा। रिम्स प्रबंधन की पहल पर विश्राम सदन का किराया काफी कम कर दिया गया। अब पहले 7 दिनों तक प्रति व्यक्ति सिर्फ 25 रुपए प्रतिदिन और 7 दिन के बाद 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराया देना होगा। पहले यह शुल्क 100 रुपए प्रतिदिन तय था। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह भवन 5 मंजिला है, जहां एक कमरे में 6 से 8 बेड तक की सुविधा है और यहां ठहरने के साथ साथ सस्ते दर पर भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी, जिसके लिए अलग से किचन बनाया गया है। यह विश्राम सदन खासतौर पर उन मरीजों और परिजनों के लिए फायदेमंद होगा जो दूर दराज के इलाकों से इलाज के लिए रांची के रिम्स पहुंचते हैं। रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। रांची रेल मंडल के 3 प्रमुख स्टेशन रांची, हटिया और मुरी में तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को अब बॉडी वार्न कैमरे दिए जाएंगे, यानी ड्यूटी के दौरान हर जवान के पास एक तीसरी आंख होगी। आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि आरपीएफ को 40 बॉडी वार्न कैमरे मिल चुके हैं, जबकि जल्द ही 100 और कैमरे मिलने वाले हैं। इन कैमरों से जवानों की गतिविधियां और यात्रियों के साथ होने वाली बातचीत रिकॉर्ड हो पाएगी। इससे लापरवाही, झूठे आरोप और विवादों पर लगाम लगेगी। बॉडी वार्न कैमरे हाई रेजुलेशन रिकॉर्डिंग, जीपीएस, इंफ्रारेड नाइट विजन और करीब 12 घंटे के बैटरी बैकअप से लैस है। इससे लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग की भी सुविधा होगी। इतना ही नहीं, हटिया और रांची यार्ड में निगरानी के लिए 4 ड्रोन कैमरे भी आरपीएफ को दिए जाएंगे।
खासतौर पर चेन पुलिंग और चोरी जैसी घटनाओं पर नजर रखने में इससे बड़ी मदद मिलेगी। रेल प्रशासन का मानना है कि इस नई व्यवस्था से स्टेशनों पर सुरक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता तीनों मजबूत होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रांची रेल डिवीजन से चलने और आने वाली कई ट्रेनों की समय सारणी 1 जनवरी 2026 से बदल गई है। यह बदलाव 5 से 20 मिनट के अंतराल में किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे की नई समय सारणी के अनुसार रांची और हटिया से रवाना होने वाली और यहां आने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव कर दिया गया। इसके अलावा रांची रेल मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक गोड्डा रांची गोड्डा एक्सप्रेस और पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस का प्रारंभ और आंशिक समापन नामकुम स्टेशन से किया जाएगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील किया है कि यात्रा से पहले ट्रेन का अपडेटेड समय और रूट को जरूर चेक करें। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स से आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रिम्स प्रबंधन जल्द ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला है जिसके तहत आवेदन के बाद प्रमाण पत्र सीधे आवेदक के ईमेल पर चला जाएगा। नई प्रणाली के अनुसार आवेदन के समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति खुद प्रमाण पत्र लेने नहीं आ सकता तो वह पहले से ईमेल पर सर्टिफिकेट मंगाने का विकल्प चुन सकेगा। प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद ईमेल के जरिए भेज दिया जाएगा, जिस पर रिम्स का ई सिग्नेचर होगा और उसकी वैधता पूरी तरह मान्य होगी। रिम्स के अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी के अनुसार इस व्यवस्था से बुजुर्गों, बीमारों और दूर दराज से आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। फिलहाल रिम्स में 2016 से अब तक के 5000 से अधिक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद भी लिए नहीं गए। नई डिजिटल प्रणाली लागू होते ही प्रमाण पत्र बनते ही आवेदक को सूचना मिलेगी, जिससे लंबित मामलों का निपटारा होगा और अस्पताल परिसर में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी। 1 जनवरी 2026 से आपकी जेब से जुड़े कई बड़े नियम बदलने वाले हैं। बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल भुगतान के मोर्चे पर नई चुनौतियां और नए मौके दोनों मिलेंगे। अगर पैन और आधार कार्ड अब तक लिंक नहीं है तो 1 जनवरी से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे बैंकिंग, निवेश और टैक्स रिफंड पर रोक लग सकती है। डिजिटल भुगतान में सुरक्षा बढ़ाने के लिए गूगल पे और फोन पे जैसे यूपीआई ऐप में सख्त केवाईसी और सिम बाइंडिंग लागू होगी। किसानों के लिए बड़ा बदलाव किया जाएगा। किसानों के लिए भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए अब किसान आईडी जरूरी होगी। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है, जिससे करीब 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में 15 से 20% तक बढ़ोतरी संभव है। लोन लेने वालों के लिए बड़ा बदलाव यह है कि अब क्रेडिट स्कोर प्रत्येक सप्ताह अपडेट किया जाएगा। 1 दिन की देरी भी रिकॉर्ड में जाएगी, लेकिन समय पर भुगतान करने वालों को जल्दी फायदा मिलेगा। इसके अलावा नया इनकम टैक्स कानून प्री फिल्ड आईटीआर के साथ टैक्स फाइलिंग को और आसान बनाने की तैयारी में है। यानी नया साल सुविधा भी लाएगा, लेकिन नियमों की अनदेखी महंगी पड़ सकती है। हजारीबाग के जेल से 3 कैदियों के फरार होने की खबर सामने आई है। घटना के बाद सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा हो गया। हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से 3 कैदियों के फरार होने की पुष्टि हो चुकी है। तीनों कैदी धनबाद जिले के बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जेल अधीक्षक चंद्रशेखर सुमन ने मीडिया को बताया, प्रारंभिक जांच में तीनों कैदियों के जेल से भागने की बात सामने आई है। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है फरार कैदी विचाराधीन थे या सजा काट रहे थे। जेल प्रशासन इसकी विस्तृत जानकारी जुटाने में लगा है। गौरतलब है कि यह जेल राज्य की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार की जाती है, जहां नक्सली और हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है। ऐसे में फरारी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। फरार कैदियों की तलाश में पुलिस और जेल प्रशासन की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जेल आईजी स्वयं मामले की जांच करेंगे और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। झारखंड में कुपोषण से जुड़ी एक गंभीर स्थिति सामने आई है। राज्य के करीब 13 लाख लाभुकों को पिछले 2 महीने से टेक होम राशन नहीं मिल पा रहा है। कुछ जिलों में तो 3 से 4 महीने से आपूर्ति पूरी तरह बंद है। वजह पुराने आपूर्तिकर्ता का अनुबंध खत्म हो गया और नया टेंडर अब तक नहीं हो पाया। नियम के बावजूद अवधि विस्तार के बाद वर्क ऑर्डर रोक दिया गया। इसका सीधा असर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 माह से 3 साल तक के बच्चों पर पड़ा है। इनमें 1,66,000 गर्भवती महिलाएं, 1,17,000 धात्री महिलाएं और 10,50,000 छोटे बच्चे शामिल हैं। स्थिति तब और चिंताजनक है जब राज्य के 17 जिलों में कुपोषण गंभीर बना हुआ है। सबसे खराब हालात गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के हैं, जिन्हें फिलहाल अतिरिक्त पोषण भी नहीं मिल पा रहा। हालांकि राहत की उम्मीद है कि राज्य कैबिनेट ने पुराने आपूर्तिकर्ताओं को अगले 9 महीने तक काम सौंपने का फैसला किया है। संभावना है कि 20 जनवरी के बाद टेक होम राशन की आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही 14 से 18 साल के कुपोषित बच्चियों को भी टेक होम राशन देने की तैयारी की जा रही है।
शराब और तंबाकू को लेकर एक गंभीर चेतावनी सामने आई है। एक लंबे अध्ययन में खुलासा हुआ है कि रोजाना शराब पीना और खैनी गुटखा जैसे तंबाकू उत्पाद चबाना मुंह के कैंसर की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। मुंबई स्थित सेंटर फॉर कैंसर एपिडेमियोलॉजी और होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने 11 साल तक चले अध्ययन के बाद बताया कि मुंह के कैंसर के करीब 62% मामले शराब और तंबाकू से जुड़े हैं। रिसर्च के अनुसार रोजाना एक पैग यानी करीब 9 ग्राम शराब पीने से बुक्कल म्यूकोसा कैंसर का खतरा 50% बढ़ जाता है। यहां तक कि कम मात्रा में शराब भी कैंसर का जोखिम बढ़ा देती है। यह अध्ययन 2010 से 2021 के बीच 1803 कैंसर मरीजों और 1903 स्वस्थ लोगों पर किया गया, जिसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि करीब 46% केस 25 से 45 साल की उम्र के युवाओं में पाए गए। अध्ययन के नतीजे मेडिकल जर्नल बीएमजी ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित हो चुका है। झारखंड में मुंह के कैंसर के करीब 19% मामलों में शराब को वजह बताया गया है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि शराब और तंबाकू से दूरी इस जानलेवा बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा तरीका है। झारखंड के भूमि रिकॉर्ड को लेकर एक अहम बदलाव की तैयारी शुरू हो गई। केंद्र सरकार ने झारखंड को निर्देश दिया है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी लैंड रिकॉर्ड में जेंडर कॉलम जोड़ा जाए। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा जमीन का स्वामित्व पुरुष, महिला या संयुक्त रूप से किसके नाम पर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी ने इस संबंध में झारखंड के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर को पत्र लिखकर डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के MIS पोर्टल पर जेंडर आधारित आंकड़े अपलोड करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा है। केंद्र का कहना है कि महिलाओं की जमीन में हिस्सेदारी अब भी सीमित है और जेंडर आधारित आंकड़ों के अभाव में महिला भूमि अधिकारों की सटीक तस्वीरें सामने नहीं आ पा रही। इस व्यवस्था से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभार्थियों की पहचान, नीति निर्माण और जमीन विवादों में कमी आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि ओडिशा में यह व्यवस्था पहले से लागू है, जबकि त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में इस पर काम चल रहा है। रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे विभाग ने ग्रुप डी के अंतर्गत 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से rrbapply.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। उम्र सीमा 18 से 36 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT, इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल जांच होगी। फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपए, जबकि SC, ST, दिव्यांग और सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए शुल्क तय किया गया है। अगर आप भी रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो यह मौका हाथ से न जाने दें। झारखंड में कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी रांची के रिम्स में कैंसर के इलाज के लिए यूरोप से विश्व स्तरीय अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीनें मंगाई जा रही हैं। इन मशीनों पर करीब 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ ऑर्डर दिया जाना बाकी है। रिम्स प्रशासन के मुताबिक इन मशीनों के आने के बाद कैंसर मरीजों को वह इलाज पूरी तरह मुफ्त मिलेगा, जिस पर निजी अस्पतालों में 1,75,000 रुपए तक का खर्च आता है। यह झारखंड की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में अब तक की सबसे बड़ी मेडिकल अपग्रेड मानी जा रही है। रिम्स में सीमेंस कंपनी का अत्याधुनिक लीनियर एक्सीलेटर, 4D CT स्कैन, सरफेस गाइडेड रेडियोथेरेपी मशीन और डोजीमेट्री सिस्टम लगाया जाएगा। इन मशीनों से मुंह, ब्रेन, फेफड़ा, स्तन, लीवर, प्रोस्टेट, सर्वाइकल, गर्भाशय समेत कई प्रकार के कैंसर का सटीक और सुरक्षित इलाज संभव होगा। फिलहाल ब्रेकीथेरेपी मशीन की खरीदारी गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद होगी। कुल मिलाकर रिम्स में यह सुविधा शुरू होते ही कैंसर मरीजों को राज्य के बाहर जाने की मजबूरी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। झारखंड में जमीन और फ्लैट खरीदने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अब म्यूटेशन के लिए बार बार ऑनलाइन आवेदन करने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। राज्य सरकार झारभूमि के सॉफ्टवेयर को नए साल में अपग्रेड करने जा रही है। अपग्रेड के बाद रजिस्ट्री होते ही डीड सीधे अंचल अधिकारी यानी CO के लॉगिन में पहुंचेगी। अगर CO ने एक बार म्यूटेशन आवेदन को रद्द कर दिया तो उसी डीड नंबर से दोबारा ऑनलाइन आवेदन संभव नहीं होगा। ऐसे में आवेदक को सीधे DCLR के पास अपील करनी होगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से डुप्लीकेसी, फर्जीवाड़ा और अनावश्यक पेंडेंसी पर रोक लगेगी। अब 2008 से पहले के पुराने रजिस्टर्ड डीड पर सीधे म्यूटेशन नहीं होगा। ऐसे मामलों में DC के माध्यम से विभागीय अनुमति लेनी होगी। एक और बड़ा बदलाव होने वाला है। म्यूटेशन से पहले ऑनलाइन नोटिस जारी होगा और 15 दिन तक कोई भी आपत्ति दर्ज करा सकेगा। इससे वास्तविक रैयतों को मौका मिलेगा और CO की मनमानी पर अंकुश लगेगा। फिलहाल सॉफ्टवेयर अपग्रेड की वजह से पिछले 25 दिनों से पूरे राज्य भर में ऑनलाइन म्यूटेशन पूरी तरह से बंद है। सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से लंबित मामले घटेंगे और बेवजह आवेदन रद्द करने की परंपरा खत्म होगी।
गढ़वा जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका आ गया है। नए साल के अवसर पर गढ़वा जिले में एसआईएस कंपनी की ओर से सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सुरक्षा सुपरवाइजर के विभिन्न पदों पर बहाली ली जाएगी। चयनित युवाओं को 15,000 से 25,000 रुपए तक मानदेय दिया जाएगा। 2 जनवरी को भंडरिया, 3 जनवरी को रमकंडा, 4 को रंका, 5 को धुरकी, 6 को खरौंधी, 7 को केतार, 8 को भवनाथपुर, 9 को कांडी, 10 को बिशुनपुरा, 12 को चिनिया, 13 को डंडई, 16 को बरडीहा, 17 को मेराल, 18 को रमुना, 19 को मझियाव, 20 को नगर उटारी और 21 को गढ़वा सदर थाना में भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर फोन करें और हर अपडेट के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो करें। रांची में 31 दिसंबर की रात को लेकर शहर में करीब 82 जगहों पर जश्न मनाने की तैयारी है। इनमें क्लब, रेस्टोरेंट, बार और बैंक्वेट हॉल शामिल हैं। इसे देखते हुए प्रशासन और झारखंड उत्पाद विभाग ने स्पष्ट जारी निर्देश कर दिया है। बिना अनुमति देर रात तक शराब परोसने पर कड़ी कार्रवाई और भारी जुर्माना लगेगा। प्रमुख बार और क्लबों ने अतिरिक्त समय के लिए उत्पाद विभाग से अनुमति लेनी शुरू कर दी है। हर अतिरिक्त घंटे के लिए 10,000 रुपए शुल्क तय किया गया है। न्यू ईयर पर होने वाले डांस और म्यूजिक प्रोग्राम के लिए नियम बना दिए गए। बड़े आयोजन के लिए एसडीओ से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम या विधि व्यवस्था बिगड़ने पर सीधे संचालक जिम्मेदार होंगे। गंभीर घटना की स्थिति में एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। आपको याद दिला दें, पिछले साल 31 दिसंबर की रात 42 बार क्लब और बैंक्वेट हॉल पर कार्रवाई हुई थी। कुल 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था और इस बार भी विशेष छापेमारी टीम तैनात रहेगी। राज्य सरकार ने रांची के लिए 961 करोड़ रुपए की 3 मेगा सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत 2 बड़े फ्लाईओवर और एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। पहला फ्लाईओवर अड़गोड़ा चौक से हरमू अशोकनगर तक, जबकि दूसरा फ्लाईओवर करमटोली से साइंस सिटी तक बनाया जाएगा। इसके अलावा चिरौंदी के आशीर्वाद बैंकेट हॉल से बरियातू फायरिंग रेंज तक एक नई सड़क भी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद पथ निर्माण विभाग ने प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य योजना प्राधिकृत समिति से स्वीकृति के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और इसके तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरते ही अड़गोड़ा, करमटोली, मोरहाबादी, बरियातू और हरमू जैसे इलाकों में जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना में 362 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण और 89 करोड़ रुपए भवन पुनर्वास पर खर्च होंगे। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को नया रूप देने की तैयारी पूरी की जा रही है। झारखंड के मरीजों के लिए एक राहत की खबर है। अब थैलीसीमिया, ब्लड कैंसर, एप्लास्टिक एनीमिया जैसे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रांची के सदर अस्पताल में अप्रैल महीने से बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी बीएमटी की सुविधा शुरू होने वाली है। अब तक मरीजों को कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता था, जहां पर एक ट्रांसप्लांट में करीब 20 लाख रुपए खर्च होते थे। लेकिन सदर अस्पताल में यही इलाज मात्र 8 लाख रुपए में संभव हो पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आयुष्मान भारत योजना के मरीजों को भी लाभ मिलने वाला है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार के अनुसार आयुष्मान योजना के तहत प्रति मरीज 13.5 से 14 लाख रुपए का पैकेज है, जिससे इलाज पूरी तरह निःशुल्क होगा। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा वाले मरीजों का इलाज भी मुफ्त होगा, जबकि अन्य बीमा कार्डधारी भी इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। कुल मिलाकर यह सुविधा न सिर्फ इलाज को सुलभ बनाएगी, बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होने वाली है। झारखंड में फर्जी दस्तावेज के सहारे वोटर कार्ड बनवाने वालों के लिए बड़ी चेतावनी है। भारत निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर फर्जी कागजात के आधार पर वोटर आईडी कार्ड बनी है तो ऐसे मतदाताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर झारखंड में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण फरवरी में शुरू किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसे लेकर राज्य के सभी जिलों को पत्र भेज दिया है। अब जिन मतदाताओं को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की ओर से नोटिस मिलेगा, उन्हें अपनी पात्रता से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। खास बात यह है कि जिन घरों की कोई मकान संख्या नहीं है, उन्हें नेशनल नंबर दिया जाएगा ताकि बीएलओ को मतदाताओं तक पहुंचने में आसानी हो। मतदाताओं के दस्तावेज बीएलओ ऐप के जरिए अपलोड किए जाएंगे और फिर निर्वाचन अधिकारी उनकी जांच करेंगे। चुनाव आयोग ने साफ कहा है, दस्तावेजों का सत्यापन जारी करने वाले प्राधिकरण से कराया जाएगा। यानी अब फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं। गलत तरीके से वोटर कार्ड बनवाने वालों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। अब आप अपने मोबाइल फोन के एप्लीकेशन से खुद एम्बुलेंस बुक कर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित 108 एम्बुलेंस सेवा की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में निर्देश दिया गया है कि एक मोबाइल ऐप को विकसित किया जाए, जिसके जरिए ऐप डाउनलोड करके या 108 नंबर डायल करके आसानी से एम्बुलेंस को बुलाया जा सके। इस सेवा से निजी एम्बुलेंस को जोड़ा जाएगा। उन्हें प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान होगा और इसके लिए तय दरें निर्धारित की जाएंगी। ऐप पर पंजीकृत सभी एम्बुलेंस का विभागीय सत्यापन, रजिस्ट्रेशन और नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। नियम के उल्लंघन करने पर एम्बुलेंस का पंजीकरण रद्द भी किया जा सकेगा। इसके साथ ही ममता वाहन को भी ऐप से जोड़ने, सॉफ्टवेयर के लिए आरएफपी तैयार करने और संचालन कंपनी से सॉफ्टवेयर रन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की भी समीक्षा की गई। मौजूदा बीमा कंपनी का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है। इससे पहले नई बीमा कंपनी का चयन हो जाएगा। राज्य के प्रमुख अस्पतालों में CGHS दर पर इलाज और दूसरे राज्यों और महानगरों में भी सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। रांची से चलने वाली ट्रेनों में CCTV कैमरा लगाने की औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। DRM करुणानिधि सिंह ने बताया कि पहले चरण में लंबी दूरी के ट्रेनों में कैमरे लगाए जाएंगे। रेलवे देश भर में करीब 74,000 कोच और 15,000 लोकोमोटिव में CCTV कैमरा लगाने वाला है। कोच में कैमरा दरवाजा और सामान्य आवाजाही वाले हिस्सों पर लगेगा ताकि यात्रियों की निजता बनी रहे। हर कोच में प्रवेश द्वार के पास 4 कैमरा और लोकोमोटिव में आगे पीछे और दोनों साइड में 6 कैमरा लगाए जाएंगे। यह कैमरा 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार और कम रोशनी में भी उच्च गुणवत्ता की रिकॉर्डिंग करेंगे। DRM ने कहा कि इससे चोरी, छेड़छाड़ और अन्य आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा और GRP RPF को जांच में बड़ी मदद मिलेगी। हाल ही में तपस्विनी एक्सप्रेस में CCTV की मदद से 40,000 नगद और 55,000 के पेन की चोरी का सफल खुलासा किया गया था। यानी साफ है, CCTV कैमरे रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच बनने वाला है।